हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे बीबीएम के धनबाद के स्टूडेंट हैं और एईसी पेपर अगर उनका हिंदी है तो एईसी हिंदी में जो उनका सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करें। पूरा पीवाईक्यू है, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे का पूरे डाले हुए आपके। तो एईसी हिंदी में क्या पीवाईक्यू में पूछा हुआ था, दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है एईसी का। चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। बोला उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? उन्नति का उल्टा शब्द होता है अवनति। उन्नति मतलब ऊपर जाना, प्रोग्रेस करना, और अवनति मतलब डिक्लाइन में जाना। गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में तत्पुरुष समास है। हिंदी की लिपि कौन सी, सब जानते हैं, देवनागरी लिपि है। इनमें से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो सिंधी यहाँ नहीं बोली जाती है ना, कुड़मारी बोली जाती है। इनमें हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथी को लंबोदर बोलते हैं, मतंग भी बोलते हैं, मतंग भी बोलते हैं। अब ग्रुप बी में है, समास को परिभाषित करते हुए इसके भेद बताइए। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीनों सेट में क्वेश्चन पूछा है, समास क्या है और इसके भेद क्या है। हम लोग इसको फिर नहीं बताएंगे क्योंकि पहले दो वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। समास का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं और उसका मीनिंग भी बदल जाता है, तो ऐसे शब्द को समास कहते हैं। और बार बार यही राजपुत्र, राजा का पुत्र, और ये फिर बताए थे अपव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये आपको बताया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका एकदम सेम है। पलवन से आप क्या समझते हैं? पलवन के महत्व को बताइए। पलवन का मतलब क्या होता है कि संक्षेप में लिखे शब्दों को विस्तृत रूप में लिखना पल्लवन कहलाता है। जिसको बोलते हैं ना एक्सप्लेन कर देना, छोटा सा शब्द है उसको एक्सप्लेन कर देना, वो पल्लवन होता है। यानी किसी संक्षिप्त कथन या सुक्ति विचार को अगर विस्तृत रूप में आप लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। और पल्लवन का महत्व बता देते हैं। विचार शक्ति का विकास, जो व्यक्ति के अंदर पल्लवन करने की क्षमता है, इसका मतलब उसकी विचार शक्ति जो है बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी विचार शक्ति का विकास हो जाता है, उसका थिंकिंग लेवल डेवलप हो जाता है, उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो विकास शक्ति का विस्तार हो जाता है। अभिव्यक्ति के कौशल में सुधार हो जाता है। हाँ, बोलता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपनी बातों को कैसे रखते हैं, वो इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि कम शब्दों को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाषा ज्ञान उसका बढ़ जाता है, भाषा पर उसका कमांड भी बढ़ जाता है, अच्छी पकड़ हो जाती है। रचनात्मकता का विकास हो जाता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हो जाता है, वो कैसे क्रिएटिव व्यक्ति है। उसके अंदर लेखन कौशल का विकास होता है, लिखने की कौशल शैली भी उसकी बढ़ जाएगी और विषय की गहरी समझ होने लगेगी, तभी तो वो एक्सप्लेन कर सकता है। और संचार क्षमता भी बढ़ जाएगी। ये सारे के सारे काम इसके अंदर किए जाएंगे। अब देखिए एक छोटा सा लिखा है, लालच बुरी बला है, एक कथन है, इसका पल्लवन करना है, मतलब पूरा विस्तृत लिखना। लालच हम लोग सब जानते हैं कि लालच बुरी बला, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके लिखना है, पल्लवन करना है। तो बोला इसको पल्लवित करें। तो आपको हर सेट में देखिएगा पल्लवन करने के लिए एक सेट दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बताइए लालच बुरी बला है, उसको पल्लवन करना है। तो ये आपके पास डिटेल दिया है, उसमें पूरा लंबा चौड़ा करके लिखिए लालच क्यों बुरी बला है। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में इच्छाएं और आकांक्षाएं होना स्वाभाविक है। यही इच्छाएं उसे आगे बढ़ने और के लिए प्रेरित करती है, यही इच्छा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर इच्छा नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु जब ये इच्छाएं एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को अधिक पाने की अंधी चाह में डुबो देती है, तो वो लालच का रूप ले लेती है। लालच बुरी बला है, यह कथन इस सत्य को उजागर करता है कि लोभ मनुष्य के नैतिक पतन और जीवन की अशांति का प्रमुख कारण बन जाता है। लालच व्यक्ति के मन में से संतोष की भावना को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखता है और इस असीम इच्छा के कारण वह सही और गलत में भेद भूल जाता है और किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है कि लालची व्यक्ति अक्सर झूठ बोलेगा, धोखा देगा, चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा और अनैतिक कार्य करेगा। तो लालच जो है वो हमेशा बुरी बला है, याद रखिएगा। लालच हमेशा क्या है? बुरी बला है। कहाँ भाग गया भैया? चलिए यहाँ पर लालच बुरी बला है, ठीक है। इतिहास और समाज में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लालच ने व्यक्ति को विनाश की तरफ धकेल दिया, विनाश के मार्ग पर लेकर चला गया। क्या लालच के कारण आदमी बर्बाद हो गया? तो इस तरह से पूरा लालच के बारे में जितना खराब बात लिखना है लिख दीजिए कि भैया लालच बुरी बला है। तो देखिए हम स्क्रीन पे छोड़ भी देते हैं, इसको आप पढ़ के लिख भी सकते हैं, है ना। इसको पढ़ के आप खुद भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, संप्रेषण किसे कहते हैं? ये भी हर सेट में पूछ रहा है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, आप अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे। तो संदेशवाहन को हम लोग संप्रेषण कहते हैं कि आप अपने बातों को, विचारों को, भावनाओं को, जानकारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं संप्रेषण, संदेशवाहन। और इसकी अवधारणा और महत्व बताइए। तो सबसे पहले समझ गए क्या लिखा है? संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं, अनुभव
और संदेश दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे समूह तक पहुंचाते हैं तथा प्राप्तकर्ता उसे समझकर उसका फीडबैक देता है, जानकारी देता है कि हाँ हमको बात समझ आ गई, उसको हम लोग बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण की अवधारणा क्या है, इसमें कौन कौन होने चाहिए, तो याद रखिएगा सबसे पहले संप्रेषण में सबसे पहले प्रेषक होना चाहिए, मैसेज भेजने वाला, संदेश होना चाहिए जो मैसेज भेजा जाता है, उसके बाद माध्यम होना चाहिए जिसके जरिए मैसेज भेजा जाता है, उसके बाद ग्राही मतलब जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसको मैसेज भेजा जाता है। जब ये प्राप्त करने वाला व्यक्ति मेरे मैसेज को समझ जाता है तो सबसे लास्ट में प्रतिक्रिया देता है। क्या देता है, प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। उसके बाद कुछ व्यवधान भी आते हैं, जैसे संदेश संप्रेषण में क्या व्यवधान आएगा, जैसे बहुत शोर है तो सामने वाले को नहीं सुनाई देगा, हो सकता है कि हम लिख के दिए लेकिन भाषा स्पष्ट नहीं है तो समझ नहीं आया उसको, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, हमने मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया, उसको डिलीवर यहाँ दिख रहा है लेकिन उसके पास नहीं गया, या कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो इसके कारण आपका संदेश सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाता है। संप्रेषण का महत्व क्या है, क्यों लोग कम्युनिकेशन करते हैं, भाई सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तो विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होने के लिए संप्रेषण चाहिए ही चाहिए। आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए भी संप्रेषण चाहिए, बोलिएगा ना, बातचीत होगा तो सारा संबंध ठीक होगा। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार भी संप्रेषण के बीच में एक अच्छा काम करेगा, यानी शिक्षा और ज्ञान भी बढ़ेगा अगर आप बातचीत करेंगे तो। लगातार अगर बातचीत करते हैं तो इससे शिक्षा और ज्ञान आपका बढ़ेगा। संगठन और प्रबंधन में सहायक है, संगठन और प्रबंधन में भी सहायक है अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो। निर्णय लेने में सहायक है, आप अच्छे से संप्रेषण करने वाले व्यक्ति है, हर बात को कम्युनिकेट करेंगे लोगों से तो निर्णय लेने में भी ये सहायक है। गलत फहमियों को दूर करना, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो बात कीजिए, बात करने से कन्फ्यूजन दूर होगा, छोड़ देने से नहीं होगा। सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान, जो भी मतलब सामाजिक तौर पर अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और आर्थिक तौर पर डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ भी कम्युनिकेशन बहुत काम का चीज़ होता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक, आप कितने अच्छे वक्ता हैं ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आप कितने अच्छे वक्ता हैं ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ये आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देते हुए लिंग निर्णय के आधार को बताइए, यानी आपको परिभाषा देना पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का। तो आप जानते हैं लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता, राजा, शिक्षक। स्त्रीलिंग की परिभाषा, तो जिन शब्दों में स्त्री जाति का या मादा जाति का बोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग, जैसे लड़की, माता, रानी, शिक्षिका। लिंग निर्णय के आधार, तो बोलते हैं हिंदी में किसी शब्द का लिंग निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं, यानी कैसे लोग बोल देता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो प्राकृतिक लिंग जितने भी नेचुरल जेंडर, तो जिसमें जीव के वास्तविक लिंग के आधार पर शब्द लिंग तय किए जाते हैं, जैसे पुरुष में पुल्लिंग हो जाता है, स्त्री में स्त्रीलिंग हो जाता है। शब्द के रूप में आप चुन सकते हैं, शब्द के रूप में कौन कौन सा, तो ध्यान रखिएगा। बोला है जिसमें आ लास्ट में ये वाला लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग है, जिसमें ई वाला लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जैसे लड़की, रानी, ठीक है, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। तो इस शब्द से अर्थ के आधार पर भी आप शब्द कर सकते हैं, तो कुछ शब्दों को अर्थ के आधार पर, जैसे सूर्य, चंद्रमा पुल्लिंग है, पृथ्वी, नदी स्त्रीलिंग है। परंपरा के आधार पर भी आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर सकते हैं, जैसे पानी पुल्लिंग है तो आग स्त्रीलिंग है, आग लग गई, पानी ठंडा है। विशेष नियम के आधार पर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांट सकते हैं, जैसे राजा, रानी। तो बताइए राजा रानी में क्या है, राजा हमारा पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, शिक्षक पुल्लिंग है और शिक्षिका स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से भी हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आराम से बांट सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आराम से बांट सकते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी में एक और सेट हम लोग करवा देते हैं, ठीक है, एक और सेट इसी में करवा देते हैं, अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज में। तो एक और सेट हम लोग इसी में करवा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है, आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा, आंख का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। चौमासा का मतलब क्या होता है, चौमासा कौन सा समास है इसमें बोला है, चौमासा देखो शब्द लिखा हुआ है ना, जहां अंक रहता है उसको द्विगु समास बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द दो से अलग है, इनमें से कौन सा शब्द दो से अलग है, तो दो मतलब दहन, दो, ठीक है, अनल, अनन्य, अनन्य शब्द दो से अलग है। तमसा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तमसा का मतलब क्या होता है, रात्रि, तमसा का पर्यायवाची होता है रात्रि। इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है, तो संघ की राजभाषा हिंदी है अनुच्छेद 343, इसलिए भारत में कोई भी काम हिंदी में होता है। ग्रुप बी में फिर है पल्लवन की उपयोगिता पर नाती दीर्घ निबंध लिखे, मतलब थोड़ा सा निबंध लिखे। तो पल्लवन की उपयोगिता के बारे में बताइए, तो पल्लवन का मतलब समझ में आ रहा है, इसकी उपयोगिता है अगर आप चाहते हैं कि अपने विचारों को, अपने भावनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, तो कम शब्दों वाले बातों को अगर विस्तृत में आप लिखने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप पल्लवन करना जानते हैं, और जब पल्लवन की क्षमता आपके अंदर है तो आप अपनी बातों को, जो कम बात है
जो छोटी बात है उसको आप समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन शब्दों को बहुत विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं पल्लवन। परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसका पल्लवन करना। अब आप जानते हैं परिश्रम मतलब मेहनत सफलता की कुंजी, जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी सफलता का एक ही कुंजी है, वो है मेहनत। अब इसी को एक्सप्लेन करके बताना है, तो यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। आप सब जानते हैं, जो बात लिखा है वो सब जानते हैं कि मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, सफलता की मुख्य कुंजी जो है वो क्या है, मेहनत है। तो आप इसको आराम से स्टॉप करके वीडियो को इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगभग क्वेश्चन रिपीट होने लगा, इसका मतलब है कि अब लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। संक्षेपण की परिभाषा दी और एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता बताई। संक्षेपण मतलब होता है कहानी जो लिखा हुआ है उसको संक्षेप में बनाना। तो संक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया जहां बड़े अर्थ वाले बड़े कहानियों को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण की पहली विशेषता मूल भाव की सुरक्षा, यानी जो मेन थीम है पूरा कहानी का उसको सुरक्षित रखना होगा। ऐसा नहीं कि पूरे कहानी को संक्षेप करने के चक्कर में मेन थीम गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता यानी सारी बातों को संक्षिप्त में लिखना होगा। स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, जो भी बात होनी चाहिए स्पष्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्रमबद्धता, जो भी बात होनी चाहिए क्रम यानी सीक्वेंस के अनुसार होनी चाहिए, जो भी बातें होनी चाहिए सीक्वेंस के अनुसार होनी चाहिए, तो क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। और क्या, अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए, कोशिश कीजिए कि वहाँ जो लिखा हुआ वो नहीं, लेकिन अपने शब्दों का ऐसा प्रयोग करेंगे कि मीनिंग सेम रहेगा, ऐसा नहीं मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। अपने शब्दों का प्रयोग के साथ निष्पक्षता होनी चाहिए, जो भी बात आप लिख रहे हैं एकदम निष्पक्ष लीजिए, किसी पक्ष के साथ। शीर्षक बढ़िया चुनना होगा, फिर अखबार में नहीं देखते हैं कैसे कि बड़ी लंबी चौड़ी कहानी को एकदम छोटा सा लाइन में लिख देता है, तो शीर्षक बहुत डेंजरस रहना चाहिए ताकि पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए और संक्षेपण का महत्व भी है देखना हम लोग को। तो ये हम लोग पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा था, देखो फिर ये क्वेश्चन है कि समास क्या है, उदाहरण सहित इसके प्रकार। हर साल क्वेश्चन ये पूछ रहा है, समास क्या है उसके प्रकारों के का वर्णन करें। तो समास के बारे में बता चुके थे, इसके प्रकार तो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, एक बार आप पढ़ लिए तो कंप्लीट हो ही गया है। भाषा संप्रेषण की अवधारणा, इसके तकनीक का पर विस्तार से प्रकाश डालिए। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। भाषा संप्रेषण क्या है, तो याद रखना भाषा संप्रेषण का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो उसी को हम बोलते हैं संप्रेषण, संदेश वाहन, कम्युनिकेशन। अब बड़ा इसके कितने टेक्निक है, तो पहले भाषा संप्रेषण में मुख्य के एलिमेंट्स कौन कौन है। तो पहला प्रेषक जो संदेश भेजता है, दूसरा मैसेज जो भेजा जाता है, तीसरा माध्यम कैसे भेजेंगे, चौथा ग्राही जिसको मैसेज मिलता है, और फिर जब ग्राही मैसेज को समझ जाता है तो प्रतिक्रिया देता है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स मिला वहां से। अब सवाल है कि सर भाषा संप्रेषण की तकनीक क्या है, तो पहला सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जो भी आप बात बोल रहे हो सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। उचित शब्दों का चयन होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण और व्याकरण बहुत अच्छा होना चाहिए। सक्रिय श्रवण पद्धति होनी चाहिए। हाव भाव और शारीरिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उचित माध्यम का चयन होना चाहिए कि कैसे अपनी बातों को रखेंगे, मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर। क्रमबद्ध प्रस्तुति होनी चाहिए, जो भी आप बात बोल रहे हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखिएगा। प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहिए, जब हम कोई मैसेज कर रहे हैं सामने वाले से रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी, ताकि हम ये जान पाएं कि सामने वाला अपनी बातों को कैसे रख रहा है। भाषा संप्रेषण का महत्व तो बहुत अच्छा है कि क्या महत्व है जी, क्यों भाषा संप्रेषण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहला विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाता है। आपसी समझ और संबंधों को मजबूत करता है। शिक्षा, व्यापार, समाज के विकास में सहायक होता है। गलत फहमियों को दूर करता है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल आपका एईसी हिंदी का पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया। आप आराम से 3 वीडियो हम आपको दिए हैं एईसी हिंदी का, 3 वीडियो आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम लिखिए। सेमेस्टर 2 के लिए हम लोग बैच लॉन्च करेंगे आपके एग्जाम के जस्ट बाद 1 मई से। 1 मई से बैच लॉन्च हो जाएगा। तो आप अगर सेमेस्टर 2 में क्लास करना चाहते हैं, चाहे आर्ट्स मेजर हो, चाहे साइंस मेजर हो, चाहे कॉमर्स मेजर हो, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम पीडीएफ नोट्स ही खरीदना चाहते हैं जैसे इस बार खरीदें, तो याद रखिएगा इस बार 51 था, लेकिन अगले बार जब आप खरीदेंगे तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि 6 महीने तक आपके पास वो पीडीएफ नोट्स रहेगा। तो पीडीएफ नोट्स आप देख सकते हैं, उसको प्रिंट नहीं करा सकते, बट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको प्रिंट करने का ऑप्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि डाउनलोड करके शेयर हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं देते ऑप्शन। तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपके पास एक्सेस रहेगा पीडीएफ नोट्स को देखने का। बहुत बहुत धन्यवाद।